नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत हम गंगा सवेरा की बड़ी खबर से करेंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर पत्र में कोरोना के मृतकों का शव परिजनों को सौंपने की बात कही है कि परिजनों को सौंपे शव। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अंतिम संस्कार हो, यह भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। सभी जिलाधिकारियों को पत्र लेकर ये कहा गया है कि अस्पतालों में जितने भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, उनके शव परिवार वालों को दे दें, उनके परिजनों को सौंपें, लेकिन अंतिम संस्कार होगा केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप ही। बरेली से एटीएस ने मोहम्मद इनामुल हक नाम के एक शख्स को उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया है। इनामुल हक पर आरोप है कि वो जिहादी विचारधारा का है और अक्सर वो लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था और ऐसे लोगों को फुसलाकर वो ट्रेनिंग भी देता था। ये बहुत बड़ी खबर। इनामुल हक और उसके भाई को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि ये ट्रेनिंग दिया करता था, बरगलाया करता था लोगों को जिहाद के नाम पर, और एटीएस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। बरेली के किला थाना इलाके के कटघर मोहल्ले का ये इनामुल हक रहने वाला बताया जा रहा। आसपास के लोग इसे बड़ा ही शांत समझते थे, बड़ा ही शांत इसको माना और समझा जाता था। लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो कई सालों से आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। एटीएस ने इसके कब्जे से मोबाइल फोन जब्त किया है, साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। एटीएस को जांच में पता चला कि इनामुल हक के पिता का इंतकाल हो चुका है और वो कटघर स्थित पावर हाउस के पास में 100 गज के मके बने एक मकान में रहा करता था। 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर उसके चाचा डॉक्टर रियाज का क्लिनिक है, जिन्होंने किराए पर दुकान ले रखी थी। अब एटीएस ने दोनों भाइयों को पकड़कर लखनऊ वो लेकर गई है, जहां पर इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जब देश में ये स्थिति है और देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और इसके तार अलकायदा से भी जुड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो अलकायदा के, हालांकि अब ये किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, किसके कहने पर काम कर रहा था, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और कहां कहां तक इसके तार हैं, किस किस एजेंसी तक इसके तार हैं, जो आतंकी संस्थाएं, कहां तक इसकी तार है। हम इस वक्त इनामुल हक के घर पर मौजूद हैं, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस यही वो घर है, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर के हिस्सा है, इस ऊपर के हिस्से में इनामुल हक रहते थे और नीचे ये दुकान है, डॉक्टर हैं यहाँ पर रियाज, उनकी दुकान है और जस्ट ऊपर इसका घर है। तो इनामुल हक यहाँ पर रहते थे। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये आपका बराबर वाला घर ही है। भैया कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये 2 साल हो गए। 2 साल से रह रहे थे। इनका अपना घर है ये? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ है आप? ये तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन परसों आए थे, पुलिस ले गई इनको। परसों पुलिस ले गई? जी। फिर उसके बाद आज भी आई थी पुलिस? आज भी आई। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली आप लोगों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्यों ले गए, क्या बात है, ये तो कोई पता ही नहीं लगा अभी तक। अभी कुछ नहीं पता? नहीं, हमको तो नहीं पता। बाकी आप लोग यहाँ बिल्कुल जस्ट बराबर वाला घर है, किस तरीके की गतिविधि थी इनकी? वो तो बहुत सही लड़का था, ये समझ लो। किसी से बात ही नहीं करते थे वो लोग, ना बैठते थे हम लोग बात, सीधे घर में ही रहते थे, घर में ही रहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। कब जाते थे, कब आते थे? कुछ सुबह में गए, थोड़ी देर बाद अपने चले आए, फिर उसके बाद और कोई बात नहीं। अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ, 2 भाई थे, दोनों। 2 भाई? बाकी और परिवार के अन्य लोग? कोई नहीं आता था। कोई नहीं रहता है? नहीं। कहाँ रहते हैं, कुछ जानकारी है? पंतनगर के हैं ये लोग। पंतनगर के हैं। तो यहाँ ये मकान अपना है इनका? जी, इनका अपना है। अच्छा, तो क्या काम करते थे, कुछ पता? काम के बारे में भी नहीं पता था। रोजी रोटी कैसे चलती थी? ये भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो सुबह में निकलते हैं, अपने काम करते हैं, शाम को आते हैं, तो हमें घर पे ही मिलते थे। यहाँ आप लोगों से कभी बातचीत हुई? कभी कुछ नहीं, किसी से नहीं, मोहल्ले में किसी से बात ही नहीं होती थी इनकी। किसी से बात? किसी से नहीं। बशीर खान जी हैं, ये जस्ट बिल्कुल बराबर वाला इनका घर है और ये इनामुल हक का घर है। बताया जाता है कि परसों एटीएस की टीम आई थी, वो यहाँ पर ये 2 भाई हैं, इनको ले गई है। ये पूरा परिवार जो है वो पंतनगर में रहता है और फिलहाल इन लोगों को अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वो घर में ही रहते थे, किसी से बोलते चालते भी नहीं थे। और परसों जब एटीएस की टीम लग गई, टीम उसको ले गई है, तब जाकर इन लोगों को जानकारी हुई। बरेली में इसी गिरफ्तारी को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता अनूप मिश्रा ने कुछ और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए।
इनामुल हक के कुछ पड़ोसी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? असद जैदी सेक्टर वार्डन सिविल डिफेंस। बताएं क्या हुआ है यहाँ पर, किसको पकड़ के ले गई है? यहाँ पे हमें तो जब आए क्लिनिक से पता चला कि इनामुल हक को ले गई है और उसके भाई को ले गई है। इनकी गतिविधियाँ कभी हमने देखी ही नहीं, कोई हमेशा घर में रहते थे, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। तो कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे लोग? ये 2.5-3 साल से रह रहे थे। क्या काम करते थे कुछ पता नहीं? ये भी कुछ नहीं पता, वो तो कोई बात ही नहीं। उनसे जब बात ही नहीं किसी मोहल्ले वाले की होती तो बात क्या पता चलती। कब आते जाते थे? ये भी कुछ नहीं पता किस बात आते, हम तो ऊपर ही देखते थे उन्हें हर बात। ऊपर देखते थे। अच्छा, इनका परिवार वगैरह कहाँ रहता है? परिवार वगैरह सुनते हैं कि पंतनगर में रहता है। पंतनगर में रहता है। तो जब एटीएस ने इनको पकड़ा तब आप लोगों को पता चला होगा? जी जी, जब आई फोर्स आई, एटीएस आई तो पता चला कि ऐसी ऐसी गतिविधियाँ हैं यहाँ पे। क्या जानकारी मिली आपको? ये जानकारी मिली कि अलकायदा से इनके संबंध है और यही सब, और क्या है मोहल्ले में। इनके यहाँ कोई आता जाता था क्या कभी? हमने तो कभी देखा ही नहीं, ये तो अकेले 2 भाई रहते थे, कभी कोई आना न जाना। नीचे किराएदार ज़रूर रहते थे, अभी चादर उधर बेचते थे बीच में, चादरें वगैरह बेचते, दरी चादर बेचते थे, वो भी चले गए लॉकडाउन में। उसके बाद से ये अकेले ही रहते थे। अकेले रह रहे थे। आप भी यहीं पड़ोस में रहते हैं? पड़ोस क्या का नाम ही। है आपका? खालिद। खालिद जी, क्या कुछ जानकारी मिली आपको, कैसे पता चला इसके बारे में? ये तो जब पुलिस आई है तो आप मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है इतने टाइम कि इनका ये नेटवर्क है इनका। क्या नेटवर्क पता चला? ये पता लगा कि इनकी गतिविधियाँ अच्छी नहीं थी आप लोग के माध्यम से। अच्छा। और बाकी तो ये तो अपने हिसाब से कमरे में रहते थे, ना तो किसी से मिलना ना जुलना, ना किसी से कोई मेल जोल। यहाँ तक के दूध वाला भी अगर कोई है तो दूध भी बाहर से लेके आ रहे हैं। आमतौर से लोगों के दूध वाले घरों पे लगे हुए हैं सब। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बहुत सारे सवाल जनता के जहन में शैलेश, इस खबर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें वो जानना चाह रहे हैं, इस इनामुल हक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी वो जानना चाहते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन से आतंकी संगठन से इसके तार बताए जा रहे हैं और इस इनामुल हक के बारे में बताइए। देखिए राजीव, फिलहाल जो इनके मोबाइल से जो मटेरियल मिला है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ कुछ जो लेख है वो मिला है, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आया कि सीधे तौर पर किसी भी संगठन से जुड़े हो। ये एक तरह से कह सकते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड जो होते हैं युवा, कह सकते हैं जो बहक जाना, ये उस टाइप का मामला सामने आ रहा है फिलहाल कि ये खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड था जिहादी बनने के लिए और प्रभावित था कहीं ना कहीं इस तरह के जो संगठन है उनसे, और सोशल मीडिया पर इस तरह के जो संगठन के वीडियो उपलब्ध है उनको देखना, उससे जुड़ा हुआ साहित्य जो है उसको पढ़ना, और धीरे धीरे करके ये उसी से प्रभावित होता चला गया। और क्योंकि अगर बात करें एटीएस की या बाकी जांच एजेंसियों की, तो वो ऐसे अकाउंट्स पर जो सोशल मीडिया के हैं, चाहे यूट्यूब के हो या बाकी जो भी इससे संबंधित अगर कोई भी अकाउंट होते हैं तो उन पर लगातार उनकी निगाह बनी रहती है। फिलहाल इसका जो नाम आ रहा है सामने, उसमें भी यही चीज़ देखने के लिए मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो इस तरह की जो अकाउंट थे उनसे जुड़ा हुआ था, इस तरह के जो वीडियोस थे उनको देखना और साहित्य को पढ़ना, ये था। बहरहाल सूत्रों की माने तो कुछ और लोग भी अभी एटीएस के रडार पर हैं। देखा जा रहा है कि और कौन कौन से इस तरह के लोग हैं, क्या इसके संपर्क में और भी ऐसे युवा हैं या अकेला ये सेल्फ मोटिवेटेड है इन चीज़ों से, या दूसरों को भी इसने इस तरह अपने साथ जोड़ा हुआ है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन लोग का आपस में एक ग्रुप भी बना हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाना बहुत ही आसान तरीका है। अगर मान लीजिए एक ही तरह की सोच विचारधारा वाले लोग हैं तो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। इस पहलू पर शैलेश, अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल हुई है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये इनामुल हक दूसरे युवाओं को कैसे बरगलाता था? क्या ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था या दूसरे तरीके थे? क्योंकि स्थानीय लोगों का जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको तो मालूम ही नहीं कि घर से बाहर भी निकलते हैं कि बाहर जाते हैं, घर के भीतर ही देखा जाता था। तो क्या सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को बरगलाता था? क्या करता था, कैसे करता था, कैसे काम करता था ये बरगलाने का? राजीव देखिए, जैसा दो चीज़ें, एक चीज़ जो आस पड़ोसियों ने कही और दूसरी चीज़ जो अभी तक एटीएस या जांच एजेंसियों की तरफ से सामने आई। पहली बात ये कि सोशल मीडिया से ये पूरी तरह से इसका सारा काम चल रहा था अभी तक, और दूसरी चीज़ क्योंकि ये सोशल मीडिया से ही लोगों से इस तरह से जुड़ रहा था, जो बाकी युवा थे उनसे कनेक्ट हो रहा था, यही वजह है कि वो घर से बाहर निकलने की उसको ज़रूरत ही नहीं थी। और सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बना उसके लिए, कह सकते हैं एक हथियार बना, जिसके माध्यम से वो ऐसे लोगों के संपर्क में संभव है रहा होगा जो लोग इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं। फिलहाल अभी तक एटीएस जो है कोई डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं ला पाई है। बहरहाल पूछताछ लगातार जारी है और अभी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि और क्या बाकी कोई युवा है जो फेसबुक अकाउंट है उस अकाउंट पे क्या
कोई ग्रुप भी इस तरह के बने हुए हैं जिसमें बाकी युवा इस तरह की विचारधारा वाले हो? क्या व्हाट्सएप पर इस तरह के उसने कोई ग्रुप बनाए हुए थे? क्या यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल तो नहीं अपना बनाया था? इन सारे पहलुओं पर, क्योंकि अभी तक जितनी लीड है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और इसी पहलू पर एटीएस जो है वो सारी चीज़ों को खंगाल रही है। जितने माध्यम हो सकते हैं दूसरों से संपर्क करने के उन सारे माध्यमों को देख रही है और फिलहाल बहुत जल्दी ही ये सामने भी आ जाएगा कि इसके और किस किस से संपर्क है। इसकी जो कॉल ट्रेसिंग है वो भी की जा रही है कि किन किन लोगों से ये बात किया करता था। इसके बाद उन लोगों के जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के उनको भी खंगाला जाएगा, कनेक्शंस देखे जाएंगे, हर तरह से ये आप नजर तलाशा जा रहा बनाए है। और रखें देखिए क्योंकि खबर ये बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हम आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर लेंगे। तो सोशल मीडिया का सदुपयोग होता है तो उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और ये इस बात का जो है एक गवाह भी एक वाकया भी सामने आया है। तो ऐसे में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ऐसे में जरूरी ये है कि आप भी उन पर निगरानी रखें। आगरा का रुख करें। आगरा नगर निगम में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर से आ गया है। यहाँ पर 4 लोगों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर अफसरों पर कार्रवाई के लिए सीएम को चिट्ठी लिखी है और उसकी कॉपी प्रधानमंत्री समेत 15 अन्य जनप्रतिनिधि और अफसरों को भेजी गई, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। एक चिट्ठी एबीपी गंगा के हाथ भी लगी है, जिसकी वजह से आजकल भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में गंभीर आरोप मंडलायुक्त अनिल कुमार, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश समेत कई अधिकारियों पर लगाए गए। एबीपी गंगा को यह चिट्ठी हाथ लगी है और उसमें आरोप बहुत सारे हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायती पत्र है वो स्मार्ट सिटी से संबंधित है और स्मार्ट सिटी में मेयर की कोई भूमिका नहीं है और लेकिन फिर भी चूंकि हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और इस नाते से उसको मैंने पत्र को गंभीरता से लिया है और जहां संबंधित लोग हैं और संबंधित विभाग हैं उनमें मैं अवश्य कड़ाई से बात करूंगा। इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार की बातें हैं वो नहीं आनी चाहिए। भ्रष्टाचार होता है तभी बात आती है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तब बात नहीं आएगी। हम कड़ाई करेंगे और इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी मिलेगा उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सवाल यही है कि शिकायती पत्र में क्या है, शिकायत करने वाले शिकायत किस आधार पर कर रहे हैं और आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं मैं कि ये शिकायत करने वाले हैं कौन कौन? देखिए राजीव, ये बहुत ही गंभीर मसला है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन उनके ही राज में किस तरीके से आगरा नगर निगम और स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो चिट्ठी वायरल हुई है ये तीसरा ऐसा वाकया है कि जब इस तरह की कोई चिट्ठी हुई है। इससे पहले 5 बार के विधायक रहे जगन प्रसाद गर्ग ने ये चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया था कि 27% कमीशन वसूला जा रहा है ठेकेदारों से। इसके साथ ही नवंबर 2019 में चीफ फाइनेंस ऑफिसर पवन कुमार के खिलाफ को हटाने के खिलाफ 2 सिफारशी चिट्ठी आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मंत्रियों ने लिखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो चिट्ठी वायरल हुई है वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी गई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आगरा नगर निगम में 5% से लेकर 27% कमीशन हर ठेके पर लिया जा रहा है। वहीं 1000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। उसमें मंडलायुक्त आगरा जो नोडल ऑफिसर हैं, चेयरमैन हैं जो स्मार्ट सिटी के, वो 1% कमीशन ले रहे हैं। नगरायुक्त पर 2% कमीशन लेने का आरोप है। इसके साथ ही आर.के. सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, नोडल अफसर हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं और अपर नगरायुक्त के.बी. सिंह पर आरोप हैं। इसके साथ ही कई सारे गंभीर आरोप हैं भाई भतीजावाद से लेकर तमाम चीज़ें जो चल रही हैं। और जिस तरीके से कोई भी अधिकारी अगर इसके खिलाफ बोलता है तो उसको स्मार्ट सिटी से हटा दिया जाता है। गंभीर आरोप हैं। इसको लेकर आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मंत्री हैं जी.एस. धर्मेश ने कहा है कि हमने इसको लेकर मुख्यमंत्री से मंगलवार को मिले हैं और उनको हाथों हाथ ये चिट्ठी दी है और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जो तमाम यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्योंकि नगर निगम की एक लंबी फहरिस्त भ्रष्टाचार से जुड़ गई है और नगर जब यहाँ जो मेयर बने थे नवीन जैन, तो उन्होंने ये जब शपथ ली थी तो उन्होंने कसम खाई थी कि ना मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और उनके राज में अधिकारी किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं। आगरा स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड आया हुआ है और ऐसे में हर ठेके पर अगर
कमिश्नर अगर कमीशन ले रहे हैं, नगरायुक्त कमीशन ले रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं, तो गंभीर सवाल हैं। भ्रष्टाचार की बुनियाद बन चुका है इस समय आगरा नगर निगम स्मार्ट सिटी, और इसको लेकर अब चूंकि चिट्ठी एबीपी गंगा को मिली है, एबीपी गंगा हर तह तक जा रहा है। जो मेयर हैं नवीन जैन, उनसे भी बात हुई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उस चिट्ठी में साफ जिक्र है कि नगर निगम के सभी ठेकों में 5% से लेकर 27% तक कमीशन वसूला जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है नगर निगम। स्मार्ट सिटी को जो तमाम काम आए हैं वो शहर में नज़र नहीं आ रहे हैं, वहीं इस पूरे पैसे को बंदरबांट किया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में अगर ऐसा हो रहा है तो विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और एबीपी गंगा भी लगातार सवाल उठाता रहेगा। पूरी तरह से बड़े स्तर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद। हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे और इंतजार किया जाएगा कार्रवाई का। आगे बढ़ रहे हैं, आकाशीय बिजली से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आकाशीय बिजली से कुछ लोगों की मौत हुई और इस मौत पर दुख जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुल्तानपुर और लखनऊ में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी और इन मौतों पर दुख जताया है मुख्यमंत्री योगी ने। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। दोनों मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी और दुख जताते हुए आर्थिक मदद देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को किया है। नोडल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं नोडल अधिकारियों के साथ ये मीटिंग और इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ये मीटिंग की गई और इस मीटिंग में जरूरी दिशा निर्देश नोडल ऑफिसर्स को दिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। तो जितने भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं सभी नोडल अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई और मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की तारीफ की है और यूपी सरकार की तारीफ में उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए गए कोरोना को लेकर वो अच्छे हैं। तो कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों को सराहा है। हाईकोर्ट ने और ज्यादा तेजी लाने को भी कहा है। साथ साथ एक तरफ तारीफ की सराहा और फिर कहा कि और ज्यादा तेजी इसमें लाएं। सिस्टमेटिक टेस्टिंग के लिए सरकार को सुझाव दिया गया है। 25 जून तक राज्य सरकार से ब्लूप्रिंट भी मांगा गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। नोएडा पुलिस ने एक बार फिर प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई की है और नोएडा में प्राइवेट बस नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे और नियमों के खिलाफ सवारियों को बीच रास्ते में ही बिठा रहे थे। लेकिन अब इसके खिलाफ नोएडा की थाना 39 पुलिस ने बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बसों को सीज कर दिया है और पुलिस के मुताबिक नियमों के खिलाफ बस में सवारी बिठाने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही बस वाले बिना परमिट के सवारी बिठा रहे थे जो कि नियमों के खिलाफ है। ये पहले दिल्ली से सवारी लेकर आए, फिर यहां से सवारियों को बिठाया था। बस में बैठे लोगों का कहना था कि उन्होंने झारखंड जाने के लिए बस बुक कराई थी, जिसको पुलिस ने रोका और सवारियों को उतारकर बस सीज कर दी। एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार रोजाना इजाफा हो रहा है और एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। 13 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 56 पैसे तो डीजल 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। 13 दिन पेट्रोल 7 रुपए 11 पैसे बढ़ गया है तो डीजल 7 रुपए 67 पैसे महंगा हो गया और दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए पहुंच गया तो डीजल की कीमत 77 रुपए, यानी कि सिर्फ 1 रुपए का अंतर रह गया है पेट्रोल और डीजल में। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और 13 दिनों से लगातार ये रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 13 दिन की बात करें, सिर्फ बीते 13 दिनों में 7 रुपए 11 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, 7 रुपए 11 पैसे और डीजल 7 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना दबाव
कितना बोझ जनता के ऊपर लगातार डाला जा रहा है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा सवेरा।